नमस्ते। आज हम गोता लगा रहे हैं 1950 से 1990 के भारत की अर्थव्यवस्था में। आजादी मिली, अब देश को आगे कैसे बढ़ाना है ये एक बड़ा सवाल था। हाँ। तो आज की बातचीत का मकसद है उस दौर की कृषि, उद्योग और व्यापार नीतियों की खास बातों को समझना। समझिए, इम्तिहान से पहले वाला एक तेज फटाफट रिवीजन। बिल्कुल। आजादी के वक्त भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, भाई कौन सा रास्ता चुने, पूंजीवाद, समाजवाद या कुछ और। पैसे कम थे, जरूरतें पहाड़ जैसी थी। यहीं से प्लानिंग की कहानी शुरू हुई असल में। अच्छा, तो सबसे पहले किसी भी अर्थव्यवस्था की जड़ में कौन सी समस्या होती है, मतलब शुरू कहाँ से करें? देखिए, हर देश को ना 3 बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। पहला, क्या बनाए, मतलब कौन सी चीजें और सेवाएं पैदा करें, कपड़े बनाए या मशीनें। ठीक है। दूसरा, कैसे बनाए, ज्यादा मजदूर लगाकर या फिर ज्यादा मशीनें इस्तेमाल करके। हाँ। और तीसरा, किसके लिए बनाए, यानी जो बन गया उसे लोगों में कैसे बांटा जाए। इन्हीं 3 सवालों का हल निकालना ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, मतलब कोर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब देने के अलग अलग तरीके होंगे ना, जैसे आपके दिए गए मटेरियल में भी जिक्र है अलग अलग सिस्टम्स का। हाँ, मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, या कह लीजिए पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अच्छा। इसमें ज्यादातर फैसले डिमांड और सप्लाई पर टिके होते हैं। जिसकी मांग ज्यादा वही बनेगा, मुनाफा कमाना मेन मकसद होता है। और चीज किसको मिलेगी, भाई जिसके पास खरीदने की ताकत है। सिंपल। दूसरा रास्ता है समाजवादी या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ सारे बड़े फैसले सरकार लेती है। सरकार? हाँ, क्या बनेगा, कैसे बंटेगा, सब सरकार तय करती है। समाज की जरूरत के हिसाब से वो निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता। ओके। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि भारत ने चुना। हाँ, ये हमने चुना। इसमें बाजार और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारे नेताओं को समाजवाद से हमदर्दी तो थी, पर वो सोवियत यूनियन वाला मॉडल नहीं चाहते थे जहां निजी संपत्ति ना हो। बिल्कुल। तो हमने बीच का रास्ता लिया। सरकार की भी भूमिका रहे, मतलब पब्लिक सेक्टर, और लोगों के पास अपनी संपत्ति रखने और बिजनेस करने की आजादी भी हो, प्राइवेट सेक्टर, लोकतंत्र के साथ। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी, बढ़िया। लेकिन फिर ये प्लान बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? ये आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या चीज है भाई? देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार की भूमिका है तो उसे प्लान तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो है। इकोनॉमिक प्लानिंग का सीधा मतलब है देश के पास जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस, जैसे पैसा, लोग, जमीन, उन्हें सोच समझकर कैसे इस्तेमाल करें ताकि देश के लक्ष्य पूरे हो सकें। इसमें कुछ लंबे समय के गोल होते हैं, जनरल गोल्स, और कुछ छोटे फौरी लक्ष्य होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें 5 साल जैसे तय टाइम में पाना होता है। अच्छा, तभी ये पंचवर्षीय योजनाएं आई, 5 ईयर प्लान्स, 5 साल का प्लान। एकदम सही। ये 5 ईयर प्लान्स वाला आइडिया हमने तब के सोवियत यूनियन से लिया था। इसी प्लानिंग के लिए मार्च 1950 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। हाँ। जिसके मुखिया हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। आज इसका नाम नीति आयोग है, पर काम कमोबेश वैसा ही है, देश के विकास की दिशा तय करना। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं के बड़े बड़े लंबे समय वाले लक्ष्य क्या थे, मतलब भारत को कहां ले जाना चाहते थे? 4 बड़े लॉन्ग टर्म लक्ष्य थे जो लगभग हर प्लान में दिखते हैं। पहला, समृद्धि, ग्रोथ, यानी देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। इसे हम जीडीपी से नापते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, जीडीपी। आसान भाषा में देश में एक साल में कुल कितना सामान और सेवाएं बनी, उसकी कीमत। ठीक है। दूसरा, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लाना ही नहीं, बल्कि सोच बदलना भी। सोच बदलना? जैसे महिलाओं को बराबरी का हक देना, उन्हें काम के मौके देना, ये भी आधुनिकीकरण का हिस्सा था। अच्छा। तीसरा, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, मतलब अपनी जरूरत की चीजों, खासकर अनाज और टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना। हाँ, ये तो जरूरी था। बिल्कुल। आजादी के बाद ये बहुत जरूरी माना गया ताकि कोई बाहरी ताकत हम पर दबाव न डाल सके। और चौथा, समानता, इक्विटी, यानी देश की तरक्की का फायदा सब तक पहुंचे, सिर्फ अमीर और अमीर ना हो। गरीबी कम हो, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें मिले। हर प्लान के अपने छोटे फौरी लक्ष्य भी होते थे, जैसे पहले पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 तक। हाँ, पहली वाली। उसका खास फोकस खेती पर था, कृषि। हाँ, पहली योजना कृषि पर। हाँ। आजादी के टाइम खेती इतनी खास क्यों थी भारत के लिए? अरे बहुत ज्यादा खास। सोचिए, उस वक्त देश के करीब 3/4 70-75% आबादी खेती से ही जुड़ी थी। बाप रे, 75%? हाँ। जीडीपी में भी खेती का बहुत बड़ा हिस्सा था। आज भी लगभग 15% है, तब तो और भी ज्यादा था। और फायदे गिनिए,
देश को खाना मिलता था, फूड सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा रोजगार यहीं था। उद्योगों को कच्चा माल जैसे कपड़ा मिलों के लिए कपास, बोरियों के लिए जूट सब खेती से आता था। सही बात। विदेशों को सामान बेचकर विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते थे। और हाँ, ट्रैक्टर, खाद जैसी औद्योगिक चीजों के खरीदार भी तो किसान ही थे। बात तो सही है, खेती रीढ़ की हड्डी जैसी थी। लेकिन यकीनन कुछ दिक्कतें भी रही होंगी, जैसा आपके नोट्स में इशारा है। दिक्कतें कम नहीं थीं, बहुत थीं। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की कमी, लैक ऑफ इरिगेशन। पानी की कमी। हाँ, ज्यादातर खेती बस मॉनसून के भरोसे, बारिश अच्छी तो फसल अच्छी वरना सूखा। दूसरा, खेत छोटे और बिखरे हुए थे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। मतलब एक किसान के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, वो भी अलग अलग कोनों में। ऐसे में ट्रैक्टर चलाना या नई तकनीक अपनाना मुश्किल था। मुश्किल तो था। तीसरी बड़ी मुश्किल थी पैसे की कमी, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। किसानों को बैंक वगैरह से आसानी से लोन नहीं मिलता था। ओह, तो कहाँ जाते थे? बेचारे साहूकारों और जमींदारों के चंगुल में फंसे रहते थे, जो मनमाना ब्याज वसूलते थे। ओहो। और चौथी बात, पुराने तौर तरीके, कन्वेंशनल आउटलुक। किसान अक्सर पुरानी तकनीक, पुराने बीज इस्तेमाल करते थे, जिससे पैदावार, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। उपज बेचने का भी कोई ढंग का सिस्टम नहीं था, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। बाप रे, इतनी सारी समस्याएं। तो इनको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए? कुछ सुधार हुए? हाँ बिल्कुल, सरकार ने 2 तरह के सुधारों पर जोर दिया। पहला था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। इसका मकसद था खेती में बराबरी लाना और वो जमींदारों का दबदबा खत्म करना। अच्छा। इसमें सबसे बड़ा कदम था बिचौलियों का खात्मा, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जमींदार जागीरदार सिस्टम खत्म किया गया। इससे लाखों काश्तकार जो पहले जमींदार के नीचे पिस रहे थे, वो सीधे सरकार के संपर्क में आए। फिर अधिकतम भूमि सीमा, लैंड सीलिंग लगाई गई। लैंड सीलिंग वो क्या था? मतलब एक आदमी या परिवार कितनी जमीन रख सकता है, उसकी एक लिमिट तय की गई। फालतू जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटने का प्लान था। अच्छा प्लान था। हाँ, पर चालाक जमींदारों ने कानूनी दाव पेच से इसे काफी हद तक नाकाम कर दिया। बिखरे खेतों को एक जगह लाने की भी कोशिश हुई, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी जिसे कहते हैं। हाँ, चकबंदी सुना है। ये तो हुए जमीन से जुड़े सुधार। और दूसरे टाइप के सुधार क्या थे? उन्हें हम सामान्य सुधार कह सकते हैं, जनरल रिफॉर्म्स। जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, नहरें बनी, कुएं खोदे गए। पानी का इंतजाम। हाँ, किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए बैंकों से सस्ता लोन, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिलाने की कोशिश हुई। सहकारी बैंक खुले। बाद में 1982 में नाबार्ड बना। नाबार्ड, हाँ। जो खेती और गांव के विकास के लिए लोन देता है। ठीक। और किसानों को उनकी उपज का ठीक दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP की पॉलिसी आई। MSP, ये तो आज भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार फसल बोने से पहले ही बता देती है कि कम से कम इस रेट पर तो खरीदेगी ही। उपज बेचने के लिए रेगुलेटेड मार्केट और सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गईं, ताकि बिचौलिए किसानों को लूट ना सकें। खेती में सुधारों की बात चल रही है, तो हरित क्रांति को कैसे भूल सकते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्या बला थी और इसका क्या असर हुआ? बिल्कुल। हरित क्रांति 1960 के दशक के बीच में आई। सीधा मतलब ज्यादा उपज देने वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स। हाँ, खासकर गेहूं और चावल के। इनके इस्तेमाल से अनाज के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन इन बीजों को ज्यादा खाद, कीटनाशक और पानी चाहिए था। अच्छा। फायदे तो गजब के हुए। अचीवमेंट्स, सबसे बड़ा फायदा, भारत खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ सफिशिएंट। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। हमें भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास नहीं जाना पड़ा। किसानों के पास बेचने के लिए ज्यादा अनाज हुआ, मार्केटेड सरप्लस, कीमतें गिरी, गरीबों को फायदा हुआ। सरकार ने भी खूब अनाज खरीद कर बफर स्टॉक बनाया, ताकि अकाल पड़ने पर काम आए। वाह, पर कुछ नुकसान भी हुए होंगे? हाँ, नुकसान या कमियां भी थीं, फेलियर्स या लिमिटेशंस कह लीजिए। फायदा शुरू में गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा, और कुछ ही राज्यों जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को ज्यादा लाभ मिला। सब जगह नहीं फैला। नहीं, अमीर किसानों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि वही महंगे बीज, खाद, मशीनें खरीद सकते थे। इससे अमीर गरीब का फासला बढ़ा। हाँ। इन फसलों में कीड़े लगने का डर भी ज्यादा था, और खाद दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन खराब होने, सॉइल डिग्रेडेशन का खतरा भी पैदा हुआ। आपने महंगे बीज और खाद का जिक्र किया। यहीं पर सब्सिडी वाली बहस आ जाती है ना? ये क्या मामला है? हाँ, सरकार ने किसानों को HYV तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी दी। मतलब खाद, बीज, बिजली, पानी वगैरह सस्ते में मुहैया कराया। मकसद था कि किसान, खासकर छोटे किसान, नई तकनीक अपनाने का रिस्क उठा सकें।
ठीक है, शुरू में जरूरी था शायद। हाँ, अब बहस ये है कि क्या ये सब्सिडी अब भी जारी रखनी चाहिए। खिलाफ वाले कहते हैं भाई अब तो तकनीक चल निकली, सबको पता है फायदेमंद है, सब्सिडी बंद करो, सरकार का बोझ कम होगा। इसका फायदा वैसे भी बड़ी कंपनियों और अमीर किसानों को ज्यादा मिलता है और मुफ्त की बिजली पानी से बर्बादी होती है। ये भी बात है। लेकिन पक्ष वाले कहते हैं अरे भाई भारत में खेती आज भी जुआ है, ज्यादातर किसान गरीब हैं, बिना सब्सिडी के ये महंगी चीजें कैसे खरीदेंगे। सब्सिडी हटाई तो अमीर गरीब की खाई और बढ़ जाएगी। तो जरूरत सब्सिडी खत्म करने की नहीं बल्कि ये पक्का करने की है कि इसका फायदा सिर्फ गरीब और जरूरतमंद किसानों को ही मिले। ये बहस तो आज भी जारी है। चलिए अब खेती से निकलते हैं और उद्योगों की दुनिया में चलते हैं। इंडस्ट्री। खेती के बाद इंडस्ट्री को इतना जरूरी क्यों माना गया? माना ये गया कि असली तरक्की और गरीबी से छुटकारा इंडस्ट्री से ही मिलेगा। इंडस्ट्री में खेती के मुकाबले ज्यादा पक्की नौकरी मिलती है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये तो है। इससे देश मॉडर्न बनता है और ज्यादा अमीर बनता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। आजादी के टाइम हमारे पास गिनी चुनी इंडस्ट्री थी, ज्यादातर कपड़े और जूट की मिलें। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहे स्टील के 2 कारखाने थे बस इतना ही? हाँ, देश को आगे बढ़ाना था तो इंडस्ट्री का दायरा बढ़ाना जरूरी था, डाइवर्सिफाई करना था। तो इंडस्ट्री बढ़ाने में सरकार का क्या रोल तय हुआ? पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों को इतनी अहमियत क्यों दी गई? वजह थी, एक तो आजादी के वक्त हमारे उद्योगपतियों के पास इतने पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं था कि वो बड़े बड़े कारखाने लगा सके। न ही देश में इतना बड़ा बाजार था कि वो इतना बड़ा रिस्क लेते। हाँ, पैसे की कमी। दूसरी वजह थी हमारी समाजवादी सोच। नेताओं का मानना था कि अर्थव्यवस्था की मुख्य कमांडिंग हाइट्स सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए सरकारी कंपनियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs को लीड रोल दिया गया। लीड रोल? हाँ, और प्राइवेट सेक्टर को सहायक भूमिका में रखा गया, कॉम्प्लीमेंट्री रोल। लगा कि देश का भला, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और सड़कें, बिजली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ही बना सकती है। सरकार के इस रोल को लेके कोई खास पॉलिसी भी बनी थी? हाँ बिल्कुल, 1956 में आई औद्योगिक नीति प्रस्ताव, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956। ये बहुत अहम दस्तावेज था। इसने भारत में समाजवादी ढांचे के समाज, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का रास्ता तय किया। अच्छा, क्या था इसमें? इस पॉलिसी ने उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। 3? कौन कौन सी? कैटेगरी A, 17 खास उद्योग जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाएगी, जैसे हथियार, एटमी ऊर्जा, रेल वगैरह। ओके। कैटेगरी B, 12 उद्योग जिनमें सरकार लीड लेगी पर प्राइवेट वाले भी मदद कर सकते हैं, जैसे खाद, मशीन टूल्स। ठीक। कैटेगरी C, बाकी सब उद्योग प्राइवेट सेक्टर के लिए। सुनने में लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी कुछ छोड़ा गया। हाँ, लगता तो है, पर यहीं से लाइसेंस राज का शिकंजा कसा, परमिट लाइसेंस राज। लाइसेंस राज, ये क्या था? मतलब कोई भी नया कारखाना लगाना हो या पुराने की कैपेसिटी बढ़ानी हो या नई तरह का माल बनाना हो, हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। हर चीज के लिए? हाँ, कहने को मकसद था कि उद्योग पिछड़े इलाकों में लगे और जरूरत से ज्यादा माल न बने, पर असल में इससे लाल फीताशाही बढ़ी, ब्यूरोक्रेसी, काम में देरी हुई और अफसरशाही का बोलबाला हो गया। बाप रे, लाइसेंस राज मतलब बिना सरकारी इजाजत के कुछ नहीं। अच्छा, बड़े उद्योगों के अलावा छोटे उद्योगों का क्या सीन था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। हाँ, छोटे उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। 1955 में कार्वे समिति बनी थी, कार्वे कमेटी, जिसने गांव के विकास के लिए लघु उद्योगों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI को बहुत जरूरी बताया। अच्छा। SSI की पहचान उसमें लगी पूंजी से होती है, इन्वेस्टमेंट से। 1950 में 5 लाख की लिमिट थी जो आज बहुत बढ़ गई है। तो ये SSI जरूरी क्यों थे? क्योंकि ये ज्यादा लोगों को काम देते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, ये कहीं भी लग सकते हैं, तो पिछड़े इलाकों का भी विकास होता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। इनसे पैसा कुछ ही हाथों में जमा नहीं होता, इक्विटी को बढ़ावा मिलता है और ये बड़े उद्योगों को छोटे मोटे पुर्जे बनाकर भी देते हैं। इनको बचाने के लिए भी कुछ किया गया, प्रोटेक्शन? हाँ, कुछ चीजें, प्रोडक्ट्स तो ऐसी थीं जिन्हें सिर्फ SSI ही बना सकते थे, बड़ी कंपनियां नहीं। रिजर्वेशन था, इन्हें टैक्स में छूट और सस्ता लोन भी मिलता था ताकि ये बड़ी मछलियों से मुकाबला कर सकें। समझ गया। और आखिर में विदेश व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड के मामले में क्या पॉलिसी थी? दुनिया से कैसे लेन देन कर रहे थे हम? देखिए, पहले 7 प्लान तक, मतलब 1990 तक हमारी विदेश व्यापार नीति अंदर की तरफ देखने वाली थी, इनवर्ड लुकिंग। अंदर की तरफ? हाँ, इसे टेक्निकली कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब सीधा है, जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, इम्पोर्ट्स, उन्हें अपने देश में ही बनाओ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बाहर से गाड़ी मत मंगाओ, यहीं बनाओ। अच्छा, क्यों भाई? सोच ये थी कि हमारे नए नए उद्योगों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले से बचाया जाए, फॉरेन कंपटीशन से,
ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दूसरा डर था कि अगर बाहर से सामान मंगाने की छूट दी तो हमारा कीमती डॉलर पाउंड फॉरेन एक्सचेंज फालतू की चीजों पर खर्च हो जाएगा। लॉजिक तो था। इसे लागू कैसे किया? 2 तरीके थे। एक, आयात पर भारी टैक्स लगा दो, टैरिफ्स, ताकि विदेशी माल महंगा हो जाए और लोग कम खरीदे। हाँ। दूसरा, कोटा तय कर दो, कोटाज, यानी किस सामान की कितनी मात्रा बाहर से आ सकती है इसकी लिमिट लगा दो। अच्छा, लिमिट। हाँ, इस चक्कर में हमने माल बाहर भेजने यानी निर्यात, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो ये थी 1950 से 1990 की भारतीय अर्थव्यवस्था की एक फटाफट झलक। हमने देखा कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी और प्लानिंग के रास्ते पर चले, खेती में आत्मनिर्भर हुए, इंडस्ट्री का बेस बना, पर लाइसेंस राज और बाहरी दुनिया से कटे रहने की अपनी मुश्किलें भी थी, है ना? बिल्कुल, मुश्किलें थीं जिनकी वजह से 1991 में बड़े बदलाव करने पड़े। हाँ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जैसा कि आपके सोर्स मटेरियल में भी शायद इशारा हो। इन 40 सालों के तजुर्बे को देखें, जो हमने बंदिशों वाला, खुद पर फोकस करने वाला रास्ता चुना। अगर हमने शुरू से ही थोड़ा खुला रास्ता अपनाया होता, बाजार पर ज्यादा भरोसा किया होता, दुनिया से ज्यादा जुड़े होते, तो क्या आज भारत की कहानी कुछ और होती? सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा इस पर।